नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा लिए चलते हैं आपको वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। दाहोद નો વટ પડી ગયો છે। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का
बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। સાથીઓ, પહેલા તો મારે અહીંના બધા લોકોનો આભાર માનવો છે કે મને વચ્ચેથી બધાને મળીને લાવવાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો. અનેક જૂના જૂના લોકોના દર્શન કરવાનો મને મોકો મળ્યો. અનેક ચીર પરિચિત ચહેરા, અનેક જૂની જૂની વાતો અને મારો દાહોદ જોડે નાતો રાજકારણમાં આવ્યા પછી નથી થયો. લગભગ 70 વર્ષ થયા હશે. બે ત્રણ પેઢીઓને સાથે નિકટતાથી કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે. અને આજે હું પરેલ ગયો. આ વખતે તો કદાચ હું 30 વર્ષ પછી પરેલ બાજુ ગયો હોઈશ. આખું પરેલ બદલાઈ ગયું છે. પહેલા હું અહીં આવું એટલે સૂર્યાસ્તનો જ્યારે ટાઈમ થાય તો મારો પ્રયાસ હોય કે સાયકલ પર પરેલ જવું. અને વરસાદ થયો હોય અને લીલોતરી થઈ હોય, નાની નાની ટેકરીઓ, ત્યાંથી એક રસ્તો જતો હોય, એવી સાંજ મને આનંદદાયક લાગતી. અને પછી પરેલમાં રેલવેમાં બધા જે ભાઈઓ કામ કરતા એમના ત્યાં કોઈના ત્યાં હાજના રોટલા ખાઈને પાછો આવવું. આટલો મારો નિકટનો નાતો. અને આજે પરેલની આન બાન શાન જોઈને સાથીઓ, અહીંની દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે આપણે લગાતાર કામ કરતા રહ્યા છે. અનેક પગલાં લીધા છે. અને મારે ગર્વ સાથે કહેવું છે કે દાહોદ વિશે મેં જે સપના જોયા છે ને, એ આજે સાકાર થવાનું મને અને આંખો સામે જોવાનું સૌભાગ્ય મળી રહ્યું છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું, હિન્દુસ્તાનમાં આદિવાસી બહુલ જિલ્લો કેવી રીતે વિકાસ પામે એનું કોઈએ મોડેલ જોવું હોય તો અમારા तो गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने सौगातों की बौछार की है. इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि उनका पहला गुजरात का दौरा है, तो गुजरात वासियों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया है. अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड प्राइम के बारे में, जहां देवभूमि की 4 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं. पहली खबर, सालों इंतजार के बाद कोटद्वार में मालन पुल का लोकार्पण किया गया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लोकार्पण किया है और सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित किया है. दूसरी खबर, बीते दिन नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे, जिसमें सीएम ने उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को भव्य रूप देने को लेकर केंद्र से सहायता की मांग की है, जिसको लेकर कला पर खास फोकस किया जा रहा है. तीसरी खबर पर नजर रहेगी, जहां देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विशेष सिलेबस पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, जिस पर जल्द ही धामी कैबिनेट में चर्चा भी होगी, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जन जन को हमारी सेना की बहादुरी के बारे में पता होना चाहिए. तो चौथी खबर, देहरादून में आदि कैलाश शरोम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है. पहला दल विगत हल्द्वानी से रवाना हुआ है. पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल है. तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. इन 4 तस्वीरों के जरिए, 4 खबरों के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देंगे. देवभूमि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जहां कोटद्वार में मालन पुल का लोकार्पण हुआ है. सीएम धामी ने केंद्र से सहायता की मांग की है. मदरसों में गूंजेगा सेना का पराक्रम. तीसरी खबर, तो वहीं चौथी खबर, आदि कैलाश की यात्रा शुरू हुई है, जिसके लिए उत्साह देखने को मिल रहा है. तैयारियां भी बेशुमार की गई हैं.
बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार में मालन पुल का शुभारंभ सालों इंतजार के बाद हुआ है, जहां बाद पुल का लोकार्पण किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित किया है। तो कोटद्वार में मालन पुल का शुभारंभ, सालों इंतजार के बाद पुल का लोकार्पण किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने लोकार्पण किया है। तो सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित भी किया है। तो देखिए, इंतजार काफी लंबा था, लेकिन आखिरकार मुकाम तक पहुंचा है, जहां पुल का लोकार्पण किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी इस मौके पर मौजूद रही, उन्होंने लोकार्पण किया। तो सीएम धामी भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े रहे, उन्होंने संबोधित भी किया है वर्चुअली माध्यम से। तो देखिए, मालन पुल का शुभारंभ हुआ है, लोगों को काफी सुविधा इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। और खास ये लोकार्पण का कार्यक्रम रहा, जहां सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित भी किया। तो देखिए, कोटद्वार में मालन पुल का शुभारंभ हुआ है और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें वो हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से सीएम धामी ने इसका वर्चुअली वो मौजूद भी रहे और वर्चुअली संबोधित भी किया। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है, ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है, आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहां पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार, मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी, मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कहती थी। अब खबर देहरादून से है, जहां बीते दिन नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे, जिसमें सीएम ने उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को भव्य रूप देने को लेकर केंद्र से सहायता की मांग की है। जिसको लेकर कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि राज्य में आगामी सालों में विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और कुंभ का आयोजन होना है। तो ऐसे में इन आयोजनों को भव्य रूप देने को लेकर जो केंद्र से सहायता की मांग की गई है वो बेहद जरूरी है। साथ ही कहा, हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की संस्कृति के संवर्धन को देखते हुए केंद्र राज्य की मांग को स्वीकार करेगा। तो देखिए, नीति आयोग की ये खास बैठक, जिसमें सीएम धामी की तरफ से केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके। उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं सीएम धामी, और इसी सिलसिले में उन्होंने कुंभ को लेकर सहायता की मांग की है। और नीति आयोग की खास जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी उन्होंने इन तमाम मुद्दों को रखा था ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए आगे भी कदम निरंतर उठाए जा सकें। और देखिए, इसी पर विस्तृत चर्चा हुई है, केंद्र सरकार से सहायता की भी मांग की गई है। और देखिए, लगातार नीति आयोग की बैठक के जरिए राज्यों के विकास पर क्योंकि चर्चा होती है, राष्ट्रीय विकास पर चर्चा होती है। और इस मौके पर क्योंकि सीएम धामी ने भी शिरकत की, उन्होंने भी उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण मुद्दे साझा किए इस नीति आयोग की बैठक में। कुंभ को लेकर खासतौर से उनकी तरफ से सहायता की मांग की गई है, केंद्र सरकार से उन्हें उम्मीद है, और इसी के चलते उन्होंने ये मुद्दा इस खास बैठक के जरिए उठाया और केंद्र सरकार से सहायता की मांग भी की है।
तो देहरादून से ये पूरी खबर है, जहां पर कुंभ को लेकर सहायता की मांग की जा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। नीति आयोग की जो खास बैठक हुई, उस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में अभी तक जितने भी हमारे, चाहे कोई G20 का सम्मेलन हो, अन्य सम्मेलन, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में कार्य किए गए हैं। और जो नंदा देवी राजजात है वो ऐतिहासिक हमारी राजजात होती है। उसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे जो हमारे पर्यटक हैं वो आते हैं, हमारे श्रद्धालु आते हैं। और इस राजजात यात्रा को चलाने के लिए, बहुत तरीके से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति आयोग के समक्ष अपना जो पेश बजट के लिए बोला है, निश्चित बिल्कुल वो हमें मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार यहाँ पर देखते हैं कि अगला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा। तो देखिए, नीति आयोग की ये खास बैठक, और इस बैठक के जरिए सीएम धामी ने केंद्र से सहायता की मांग की है। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और निरंतर सरकार प्रयासरत है इस दिशा में, और इसी के चलते सुझाव और कई मुद्दे इस नीति आयोग की बैठक में भी उठाए गए। देहरादून से अगली खबर है, जहां आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो चुकी है। पहला दल विगत हल्द्वानी से रवाना हुआ है। पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल रवाना हो गया है। इसके बाद आदि कैलाश की यात्रा का पहला दल यात्रा के लिए रवाना हुआ है, जिसमें धामी, कैची धाम और कांकड़ी घाट जागेश्वर मंदिर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के, एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए, और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है, और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है। और इस बीच रुक करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर का, जहां केदारनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सोनप्रयाग गौरीकुंड में भी उमड़ा यात्रियों का सैलाब। तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 30 लाख को पार कर गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 30 लाख को भी पार कर गया है। उत्साह इसी से समझा जा सकता है। तो श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ रहा है केदारनाथ में। 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और देखिए, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो धामों के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ जाता है। और देखिए, महज 22 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 30 लाख को पार कर गया है, यानी कि और श्रद्धालु आने की संभावना लगातार बनी हुई है। विशेष तैयारियां की गई हैं, यात्रा सुगम रहे सभी की, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां भरपूर हैं और लोग बड़े ही उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, सोनप्रयाग गौरीकुंड में भी जनसैलाब भक्तों का उमड़ रहा है और रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 30 लाख को पार कर गया है। ये दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि लोग 6 महीने इंतजार करते हैं कि आखिर धामों के कपाट कब खुलेंगे, और उसके बाद देखिए लोग बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और भक्तों का ये जनसैलाब मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए भक्त हैं, पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं, वहां पर इंतज़ार करते हैं
और इसीलिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां भरपूर की जाती हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये बताता है कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और कितनी श्रद्धा पूर्वक वो पहुंचते हैं। तो देखिए, केदारनाथ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार धामों में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बहुत ही उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 30 लाख को पार कर चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, तो वही तस्वीर देखने को मिल रही है। चारों धामों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। खासकर अगर हम देखते हैं जगन्नाथ की, तो केदारनाथ में देश के कोने कोने से विदेशी तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार 35,000 श्रद्धालु हैं जो 150 दिनों से ज्यादा हैं जिन्होंने यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया और केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़, चूंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो सभी लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। दूसरा, मौसम भी काफी सुहावना है, वो भी साथ दे रहा है तीर्थ यात्रियों को। चूंकि वहाँ पर थोड़ा खुशगवार हुआ है बारिश से, तो यात्रा करने में दिक्कत नहीं हो रही है। जी उन्नति। बिल्कुल। देखिए रजनीश, क्योंकि 30 लाख का आंकड़ा पार हुआ है रजिस्ट्रेशन का, तो ऑफलाइन क्या रिकॉर्ड सामने आ रहा है? ये शायद ऑनलाइन रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। देखिए, ये जो रिकॉर्ड है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मर्ज किया गया है। क्योंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड में 20% कोटा रहता है कि तीर्थ यात्री जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर के हर्बटपुर में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी मोबाइल रजिस्ट्रेशन भी अपनाया गया है। मान लीजिए तीर्थ यात्री किसी आश्रम में है और वो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से वैन रजिस्ट्रेशन सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है, जो जाती है और वहाँ पर उनके आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन लेकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि उत्साह जो है जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां सल्ट के नीलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री और बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना की है। तो वहीं विधायक ने कहा, नीलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम धामी ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। साथ ही कहा कि सल्ट विधानसभा के कई मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य करने के लिए सबसे अधिक धनराशि मिली है। कैसन का शिव मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है। और लगातार ये कैसन में एक जमाना था जब बहुत ज़्यादा मेले इत्यादि नहीं होते थे, लोगों के लिए मनोरंजन के साधन नहीं होते थे। यही शिवरात्रि पर मेला लगता था जिसमें लाखों लोग यहाँ सम्मिलित होते थे। लेकिन आज ये पुराने मेले ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरे सल्ट में जितने भी मंदिर हैं उन सब का जो है जीर्णोद्धार करूं। मैंने अभी 82,68,000 रुपये माँ कालिंका मंदिर को दिया है। सल्ट के विधायक जी श्री नई सिन्हा जी के प्रयासों से हमारे इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत भव्य और बड़ा अलौकिक मंदिर है, तैयार हुआ है। आज भी मंदिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हर चुनाव आते ही हरीश रावत इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। जहां वे खुद चुनाव न लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं वे अपने नाते रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाने की पैरवी करते हुए भी नजर आते हैं। पहली बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें, उनका एक राजनीतिक स्टंट है और उनके कहने से या चुनाव न लड़ने से उत्तराखंड राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन
जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको नकारा है, और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक तरह से उनको दरकिनार पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी इस तरह के हथकंडे करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और इसलिए वो। अब खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आज मंगलौर विधानसभा के 3 गांवों का दौरा किया। इसके बाद विधानसभा से वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने 2 बालिकाओं को बढ़िया परसेंटेज लाने पर पुरस्कार भी दिए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भले ही वह विधायक ना बने हों, लेकिन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में वह एक विधायक से भी ज्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, दौरा हम 8 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन तिरंगा यात्रा जो है ना पहली तक ही निकाली जा सकती है। तो उसके बाद हमने 8 तारीख का लोगों को टाइम दे रखा है। तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी धामी जी को बुलवाएंगे और इस हलके का विकास करवाएंगे। देखो, मैंने ये तो नहीं बोला यार, पर तू कहना चाहता तो कह। मैंने कभी बुराई जिंदगी में किसी की नहीं की। मैंने विधायक का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि मैंने तभी कहा था कि विधायक जी जितना काम कराएंगे उससे। अब खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने प्रदेश के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विशेष सिलेबस पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, जिस पर जल्द ही धामी कैबिनेट में चर्चा होगी। जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जन जन को हमारी सेना की बहादुरी के बारे में पता होना चाहिए, और मॉडर्न मदरसों में इसके सिलेबस से मुस्लिम समुदाय भी अवगत होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि क्या सरकार अपने सिलेबस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत की तरफ से सीज फायर की घोषणा करना और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के अपमानजनक बयान को भी शामिल करेगी? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि अगर हमारे देश के अंदर जिस तरीके से दुश्मनों ने वार करने का काम किया, हमारी बहन बेटियों के साथ में हमारे उन भाइयों को मारने का काम किया, उनको जवाब। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।